दुनिया भर के बाजारों से आज है थोड़ी सुस्ती के संकेत, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल बनाया नया रिकॉर्ड हाई और निफ्टी भी अब बहुत ज्यादा दूर नहीं। कमजोर शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो तो क्या तुरंत खरीदारी करनी चाहिए, ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हूं डिम्पी कालरा। लेकिन इस बीच एफआईज की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई। कल भी फिर से 2000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आंकड़ा उनकी तरफ से आया है। इसका पूरा विश्लेषण तो करेंगे, लेकिन 4-5 अहम ट्रिगर हैं जो बाजार पे अपनी छाप छोड़ेंगे। आज के ट्रिगर जरा एक बार देख लेते हैं। आज का पहला ट्रिगर सिर्फ ग्लोबल मार्केट ही है, ये तो थोड़ा सुस्त है। आज ग्लोबल मार्केट से कुछ खास बड़े संकेत है नहीं। अमेरिकन मार्केट्स पिछले 2 दिन से थोड़ा ठंडा ही पड़ा हुआ है और खासकर एशियन मार्केट से भी खास बड़ी राहत नहीं है। हाँ, कल जैसे हांगकांग का बाजार बहुत तेज था तो पूरी तरह से वो सपोर्टिव था। लेकिन एक और चीज़ है, वह रुपया लगातार मजबूत हो रहा है और अब ये 2 महीने के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। और साथ ही कच्चा तेल कल $67 के आसपास पहुंचा। 65 से $67 की रेंज अपने आप में अहम है, लेकिन इस रेंज का अपर एंड है क्योंकि रुपया मजबूत है, इसलिए इसकी जो गर्माहट है कच्चे तेल के $2 के बढ़ने की, वो खास आपको चुभन नहीं दे रही है। हाँ, इसके अलावा कोटक बैंक को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ये पहले की जो प्रॉब्लम इनकी चल रही है कि प्रमोटर को हिस्सेदारी घटानी है, उसको लेकर एक तरीके से रिलीफ लेना चाहते थे, लेकिन अब तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। और साथ ही जनवरी में सुस्त पड़ गई है रफ्तार आईएपी ग्रोथ की, 2% से नीचे पहुंची है। इन्फ्लेशन ढाई हुई है, लेकिन जो आरबीआई का अपना पैमाना है कि 4% तक उनको कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो खैर कोसों दूर है, उससे नीचे ही है। तो इन्फ्लेशन और आईआईपी शायद बहुत बड़ा असर बाजार पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ट्रिगर के तौर पर ज़रूर इस पर नोटिस किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्लोबल मार्केट के संकेत से लेकर ट्रेंड तक का रुझान, यानी कि आंकड़े क्या कहते हैं, उसमें बात क्या है ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेरिका में हल्की कमजोरी हुई, लेकिन वो बोइंग को लेकर है। डाउ जो कुछ भी गिरा है वो बोइंग की वजह से गिरा है। बोइंग के प्लेन्स बैन हो रहे हैं दुनिया भर में, हमारे यहाँ भी हुए हैं, और उसी वजह से डाउ में गिरावट है। उसको हटाकर देखें तो कहीं अमेरिका में भी दिक्कत नहीं है। एशिया बाजारों में भी देख लेंगे कि शुरुआत किस तरह से होती है, हल्की फुल्की कमजोरी हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई डर वाली बात है नहीं। इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल लिखे हैं, और खासतौर से हमारे लिए ग्लोबल मार्केट में संकेत भी अच्छा है। हांगकांग थोड़ा 200 पॉइंट नीचे तो आया है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए डिम्पी वैसे भी ग्लोबल संकेतों में अहम यही है कि कच्चा तेल और रुपया। तो कच्चा तेल तो $67 के आसपास है, रुपया लगातार मजबूत है, और जब तक रुपया मजबूत है तब तक तो हमें $67 की चिंता नहीं है। लेकिन रुपये की कमजोरी और कच्चा तेल 67 के ऊपर निकले तो फिर थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं। तो आज रुपये की ओपनिंग फिर से वही इंपॉर्टेंट होगी, अहम होगी कि हम किस तरह से खुलते हैं। लेकिन ग्लोबल संकेतों को आप न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर इस वक्त रख सकते हैं। लेकिन बाकी संकेतों में एफआईज के संकेत बेहद दमदार है, दमदार नहीं बेहद दमदार है, बेहद शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत ही शानदार खरीदारी एफआईज की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा आप देखिए घरेलू फंड्स के संकेत ये थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, और सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव एफआईज की खरीदारी है। जो न्यूट्रल या फिर नेगेटिविटी के साथ है उसमें थोड़ा डीआईज है, और ग्लोबल के साथ साथ आप डीआईज के आंकड़ों को भी जोड़ सकते हैं। अब आज की रेंज निर्णायक लेवल के साथ, तो आज का निफ्टी का निर्णायक लेवल, देखिए निर्णायक लेवल 11,300 है, जहां पर हम बंद हुए हैं निफ्टी पर, वही निर्णायक लेवल है आपके लिए। और बैंक निफ्टी पर 28,500, हालांकि 28,500 अभी तक हमने छुआ नहीं है, लेकिन 28,500 आज निर्णायक लेवल रखा है निफ्टी का। और उसकी वजह यह है डिम्पी के, ऐसा नहीं कि 28,500 के नीचे हमें तो कमजोर है, लेकिन 28,500 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो दिन के लिए और मजबूत होते हुए दिखेंगे। इसलिए 28,500 का निर्णायक लेवल मैंने बैंक निफ्टी पर थोड़ा हायर साइड पर रखा है, और निफ्टी का निर्णायक लेवल 10,300 का है। ये तो आपके लिए हो गए निर्णायक लेवल, माफ कीजिएगा 11,300 का है। ओके, जो रेंज है निफ्टी की 11,225 से 11,325, ये छोटी रेंज है, ठीक है। और 11,200 से लेकर 11,350 ये मीडियम रेंज आप मान लीजिए, जो आज निफ्टी के लिए काम करेगी। और एक्सट्रीम रेंज में भी एक चीज दिख रही कि नीचे का लेवल सिर्फ 11,175 का दिख रहा है। फिलहाल एक्सट्रीम रेंज में 11,175 के नीचे नहीं देख रहा, और 11,175 से लेकर 11,400 ये हो सकती निफ्टी की एक्सट्रीम रेंज। अब आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी लेवल और रेंज निकालना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल रेंज निकल कर आ रही है ना, वो 28,100 से लेकर 28,900 की तरफ आ रही है, यानी कि 800 पॉइंट की रेंज है। उस रेंज में से छोटे छोटे टुकड़े निकालना मुश्किल काम है। मैंने थोड़ा अंदाज लगाया है, 28,300 से 28,600 ये है निफ्टी की छोटी रेंज, ठीक है। मीडियम रेंज 28,200 से 28,700 की निकल कर आती है, और एक्सट्रीम रेंज 28,050 से लेकर 28,850 की निकल कर आती है, जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब आज आपको मैं लेवल बहुत अच्छे वाले दे रहा हूँ,
और वो लेवल ऐसे हैं जो बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी पर जो बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है वो 11,175 से 11,225 है, और ज़्यादा आप थोड़ा नीचे लेना चाहें, सेफ लेना चाहें तो 11,150 से 11,225। ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जो निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में अगर गलती से बाजार आ जाए तो बिना सोचे समझे खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, 100% लेना चाहिए। ये बेहद मजबूत सपोर्ट है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और वैसा ही लेवल बैंक निफ्टी पर 28,050 से लेकर 28,200 के रेंज में आ रहा है। अब दूर तो है, आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आए तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। बेस्ट बाय जोन जिसे कहते हैं ना, कि जो आपका ड्रीम सिचुएशन है कि वो मौका मिले तो मैं खरीदूंगा ही, वो ये रेंज है जहाँ पर आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो 11,175 से 225, और बैंक निफ्टी के लिए हो गए 28,050 से लेकर 28,200। ये अहम सपोर्ट लेवल है। अब एक चीज और है जो आज सारे पॉजिटिव के बीच में जो सावधानी वाली बात है वो है पुट कॉल रेशियो 1.81 पर है। अभी हम सीरीज के मिडिल में है, ऐसा नहीं कि हम सीरीज के अंत में तो हायर पुट कॉल रेशियो से काम चलेगा। सीरीज के मिडिल में है और ऊपरी स्तरों पर है, और ऐसे में पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरबोट होने के संकेत भी दे रहा है। तो हल्का सा ऊपरी स्तरों पर सावधानी रखनी है। सावधानी कैसे कि करेक्शन आए, अच्छा लेवल मिले तो एंटर कीजिए, वो बाजार देगा। 50-75 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है कभी भी, और उस करेक्शन का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप ऊपरी स्तरों पर फंसे। थोड़ा सा नीचे का इंतजार कर सकते हैं और वहां से आप एंट्री कर सकते हैं, और ये मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा में और विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, अब जरा लॉन्ग पोजीशंस जिनके पास पुरानी पोजीशंस खरीदी हुई हैं निफ्टी की, उनके लिए कैसे स्टॉप लॉस रखा जाए? देखिए, जिनके पास निफ्टी की पुरानी पोजीशन है उनके लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 11,225। 11,225 के नीचे जाए तो आपकी एकदम शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पोजीशन है, तो उसे आप खत्म कर लीजिए। और 11,050 के नीचे क्लोज होता है, वो दूर तो है 11,050, दूर है, लेकिन क्या करेंगे, अब लेवल तो ये नजर आ रहा है 11,050। अगर आपको बहुत कम रिस्क वाला लगाना है तो फिर आप 11,150 का लगा लीजिए। ठीक है, कि 11,150 के नीचे बंद हो तो आप तेजी की पोजीशन कम करें। वैसे सही लेवल तो 11,050 ही आता है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे में स्टॉप लॉस दूर है 28,150 का, और क्लोजिंग बेसिस पर 28,000 का। इसके नीचे बंद होगा तो ही बैंक निफ्टी अपनी चाल बदलने की कोशिश करेगा। 28,000 के नीचे जब तक, और वो भी दूर है, लेकिन अगर 400, 500 पॉइंट और 1000 पॉइंट 2 दिनों में भागी जाए तो ऐसी लेवल आएगी। क्या बात कर रहे हैं? ठीक बात है। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इंट्राडे के भी और क्लोजिंग बेसिस के भी हम 3 दिन से कह ही रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब नई पोजीशंस बनानी हो तो फिर कैसे बनाए? एक तो आपने ऑलरेडी विक्स के पीसीआर के बारे में बताई दिया, 1.8 खड़ा है, तो फिर कैसे बनाए नई पोजीशन? देखिए, अगर आज से शुरुआत होती, थोड़ी कमजोरी थी, 11,225 के आसपास मौका मिलता है तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 11,225, 11,175, ये 50 पॉइंट की रेंज में खरीदिए। 11,150 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर से 11,300, 11,325 के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए तेजी। दूसरा तरीका है कि निफ्टी शॉर्ट करें, शॉर्ट कर सकते हैं छोटे मुनाफे के लिए, और शॉर्ट करना है तो कल के हाई का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 11,320 कल का हाई था, 11,325 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके पार निकले तो शॉर्ट न रहें, बल्कि फ्रेश खरीदारी भी कर लें 50-75 पॉइंट के लिए, क्योंकि 11,325 पार करते फिर 11,375, 11,400 की तरफ भी निफ्टी बढ़ेगा, तो अपनी शॉर्ट भी काटें, डबल लॉन्ग भी करें। ये 11,325 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है आपके लिए, छोटा सा, यहाँ से कल की क्लोजिंग से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 11,225 तक के टारगेट के लिए आप निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। और डिम पे आपने देखा होगा शॉर्ट के लिए मैंने टारगेट बहुत एग्रेसिव रखे नहीं है, हो सकता है थोड़ा 11,200 तक आने की कोशिश करें। छोटे टारगेट, एक छोटा करेक्शन आना है बस, थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट है उस हिसाब से, बाकी और कोई बात नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी, मुझे नहीं पता कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मौका मिले तो 28,200 के नज़दीक डेफिनेटली खरीदना चाहिए। 28,050 से 28,200, ये 150 पॉइंट की रेंज वो है जहां पर निफ्टी पर मौका मिलते ही आपको ले लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो आपका तब खरीदारी में जो बनेगा निफ्टी के लिए, वो बनेगा 28,000 का। 28,000 के नीचे जाए तो आप अपनी तेजी की पोजीशन काट लें, फिर से सीधा 28,450 का टारगेट रखिएगा, बड़ा वाला, जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। तो आप कई बार कहते हैं ना कि एकदम अचानक से बाजार बहुत तेजी से बढ़ता है करता है तो गैप रह जाते हैं, तो कहीं कि मुझे भी गैप दिख रहे हैं, तो गैप बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो एक आध बार कोई किसी भी खबर से करने के लिए वो गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है एक बार, और वहीं पर आपको तुरंत खरीदारी कर लेनी है। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। बैंक निफ्टी बेचे, स्टॉप लॉस लगाएं 28,550, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है 28,550 का, यानी कि कल के हाई पर 28,488 है, तो थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस है, 28,550 का स्टॉप लॉस है। और इसके साथ ही नीचे के टारगेट जो बनेंगे बैंक निफ्टी के लिए आपका 28,400 और 28,300, इस 2 टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे तो नहीं दिख रहा, 28,300 आप बता। हाँ नहीं, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नीचे वाला तो मामला है ही नहीं।
ठीक है। अब जरा आज के सेक्टर्स भी बताइए जरा। रियल एस्टेट ये एक सेक्टर है जो मजबूत दिख रहा है। 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होनी है, उसके पहले खबरें आती हुई दिख रही है कि कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिल सकती है। और ये एकमात्र काउंसिल ऐसी है जो अभी भी चुनाव की आचार संहिता में नहीं आती, तो वहां पर कामकाज और फैसले हो सकते हैं। स्टॉक्स कल से चलना शुरू भी हुए हैं, ये चलेंगे। और दूसरा कैश मार्केट के स्टॉक्स, अब तक हम लगातार कह रहे थे कि मिड कैप्स भागेंगे, मिड कैप्स तो अभी भी चलेंगे। और खास तौर से ऐसा दिन जो आज का हो सकता है जहाँ निफ्टी में सुस्ती दिखे आपको, सीमित दायरे में दिखे, बहुत ज़्यादा एक्शन न दिखे, लेकिन कैश के स्टॉक्स आपको तो एक्शन शिफ्ट हो सकता है बाजार में फ्यूचर्स और दिग्गज शेयरों से कैश के स्टॉक्स में। तो आज कैश के स्टॉक्स पे फोकस करिए, मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करिए, यही चलेंगे, यही दौड़ेंगे। ठीक है। F&O के अंदर तो किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं, और 4 के 4 शेयर बैन में ही है। IDBI, रिलायंस पावर, जेट एयरवेज और रिलायंस इंफ्रा, चारों के चारों शेयर बैन में है। कोई आउट नहीं हुआ, कोई एंटर नहीं हुआ। अब जरा FIs और F&O के आंकड़ों पे भी आ जाते हैं। पहले जरा FIs के आंकड़े बहुत जोरदार हैं, 2400 करोड़ खरीदारी, ये क्या मतलब बता रही है? पैसा लगा रहे हैं, जमकर लगा रहे हैं। सिंपल चीज़ है, एक चीज़ समझ लिया जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन FI ने मान लिया कि वापस बीजेपी की सरकार आ रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि आ रही है, वो मान रहे हैं कि आ रही है। ठीक है, क्या होगा वो तो 23 तारीख को पता चलेगा, 23 मई को। लेकिन FIs ने मान लिया कि सरकार वो उन्हीं की बन रही है, और उसी दिन से जो पैसा लगा रहे हैं, जो तेजी हो रही है, उस दिन जो बाजार ने लो बनाया वो लो बनाकर वापस देखा नहीं। 10,650 के आसपास से जो घूमे हैं बाजार, आप देखिए नॉन स्टॉप इसलिए भागे जा रहे हैं। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं है। कल मैं आपको कह रहा था कि हाल ही के दिनों में सबसे बेहतरीन आंकड़े FIs की खरीदारी के हैं। मैं कल जो मैं सही था वो सिर्फ कल तक था, आज नहीं हूँ। जो आज जो आंकड़े हैं वो कल से भी बेहतर है। 10,000 करोड़ की कैश की खरीदारी, 1975 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, और क्या चाहिए, और उसके साथ 200 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स भी। दमदार खरीदारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्लो इतना ज़बरदस्त है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50-75 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं इससे, और उसी में खरीदारी आपको आ जाएगी। तो कुल मिलाकर खरीदारी ही करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं। DS की जो बिकवाली है उसको नोटिस करें, कुछ करना तो चाहिए। 990 करोड़ का बेचा है, लेकिन ठीक है, मैं तो कहूँगा कि ये अच्छा है। अगर FIs को इतना दम लगाकर खरीदना है, सामने सप्लाई आने दो ना, उससे दो फायदे, तभी तो वो ले पा रहे हैं। उससे दो फायदे हैं, एक बढ़ने की स्पीड कम रहेगी, और दूसरा अगर भगवान न करे किसी वजह से बाजार गिरे तो वापस घरेलू फंड खरीदने के लिए तैयार होंगे। FI तो रोज मूड बदल भी ले, मोमेंटम के साथ भी होता है, लेकिन घरेलू फंड तो फिर वापस नीचे में खरीदने के लिए तैयार है। तो ये तो बैलेंस रहना चाहिए, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि घरेलू फंड की बिकवाली थोड़ी छोटी है FIs की खरीदारी के मुकाबले में। हाँ, ये जरूर एक फ़र्क है कि FIs की जो खरीदारी हो रही है वो दिग्गज शेयरों में हो रही है, घरेलू फंड्स की खरीदारी जो हो रही है वो छोटे शेयरों में हो रही है, और वो दिग्गज शेयर बेच रहे हैं, वैसा है। ठीक है। अब जरा F&O के आंकड़ों पे भी आ जाते हैं। एक तो पहले 11,000 से लेके 11,300 वाली रेंज ये पक्की कैसे हो गई? देखिए, एक चीज समझिए, 11,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वो वीकली सीरीज में भी है और मंथली सीरीज में भी है। तो 11,000 तो आपका भी सीरीज में टूटना नहीं है, लेकिन आप वहां से 300 पॉइंट ऊपर है तो इसकी रिलेवेंस हो जाती है खत्म। इमीडिएटली आपके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 11,200 का, जहां पर लगभग 40 लाख शेयर वीकली और मंथली दोनों मिलाकर, एक तो कल जो खत्म होने वाली सीरीज उसमें भी 20 लाख शेयर है, और मंथली वाली में भी 20 लाख शेयर, तो करीबन आपके ये समझ लीजिए 40 लाख शेयर जो हैं वो यहाँ पर आपके खड़े हुए हैं पोजीशन। ठीक है, तो 11,200 ही आपसे आसानी से आज टूटेगा नहीं, पहली चीज़ तो ये मान लीजिए। और 11,200 आपके लिए बेहद 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 मजबूत सपोर्ट है। 11,300 निर्णायक लेवल क्यों है वो बता दूं। 11,300 के कॉल पर 32 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में। अगर अब 11,300 के पार निकलकर आप टिकेंगे और ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर मंदी करने वाले ट्रेडर्स तनाव में होंगे, वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। इसलिए 11,200 के नीचे आप खराब होंगे, 11,300 के ऊपर और बेहतर होंगे, और यही वजह मैंने 11,300 को निर्णायक लेवल चुना है। अगला पड़ाव जो है ऊपर की तरफ वो 11,400 का है, जहां पर भी 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग बराबर है। तो 11,200 से 11,400 एक तरह से आप रेंज मान सकते हैं, और 11,300 निर्णायक लेवल है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो जो है 1.81 पर है, थोड़ा हायर साइड पर है। अगर ये 1.88 1.9 के आसपास होगा, ओवरबोट होने के चांस भी है। कल शॉर्ट्स थोड़े कम भी हुए। देखिए, एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग डिप पे वो देखना होगा, कल है ना 17 लाख शेयर निफ्टी के पोजीशन में जुड़े हैं लॉन्ग साइड पर। तो कल दमदार खरीदारी हुई है, और ये खरीदारी FIs की तरफ से हुई है, क्योंकि 1975 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स FIs ने खरीदे हैं, और उसमें 17 लाख निफ्टी की तेजी की पोजीशन बनी है, ओपन इंटरेस्ट जो जुड़ा है।
तो दमदार इंडेक्स में लॉन्ग हुई है पोजीशन, ये इंटरेस्टिंग है आंकड़ा। बैंक निफ्टी के आंकड़े क्या कह रहे हैं? बैंक निफ्टी में देखिए प्रीमियम कम हुई है, लगभग 30 पॉइंट की, 114 पॉइंट से घटकर 84 पॉइंट की रह गई है। और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी बढ़कर तो आया है 2.25 लाख शेयरों से, माफ़ कीजिएगा 4 लाख शेयरों से, और ओपन इंटरेस्ट दमदार बढ़ा है। तो इंडेक्स में दोनों ही जगह दमदार खरीदारी होती हुई दिखी है एफआईएस की तरफ से, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अब जो रेंज है बैंक निफ्टी की वो मैं बता दूँ। पहली चीज़ 28,500 क्यों अहम लेवल है। 28,500 के कॉल्स में 7 लाख शेयर हैं और इसके ऊपर पार निकलकर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ही आप फ्रेश तेजी और करेंगे, और तब अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी भी हो सकती है। ऊपर की तरफ अगला अहम लेवल जो आता है वो 28,900 का आता है। बीच में छोटे छोटे पड़ाव तो आएंगे, लेकिन बड़ा जो पड़ाव बनता है वो 28,900 का बनता है। ये एक लेवल साफ दिख रहा है। नीचे की तरफ 28,200 पहला अहम सपोर्ट है। तो कह सकते हैं कि आप 28,200 से लेकर 28,900 की रेंज ब्रॉडली इसमें बाजार ट्रेड करना चाहता है। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिए, लेकिन 28,500 सबसे अहमियत वाला लेवल है। ठीक है, तो आज के सेक्टर्स भी हो जिसमें रियल एस्टेट है और कुछ कैश के शेयर्स हैं, और साथ ही साथ इंडेक्स के और एफआईएस के आंकड़े भी आपके लिए हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को शुरू करते हैं। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे देखते हैं। आज का शेयर कौन सा है? स्टॉक ऑफ द डे में आज मैंने शेयर लिया है डीएलएफ का। रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय है। और एक जो डीएलएफ की तरफ से 2-3 खबरें अच्छी आ रही। एक तो ये कि ये अपना क्यूआईपी भी लाना चाहते हैं, हालांकि वक्त है, जून की बात की जा रही थी, हाँ मई जून की बात की जा रही थी, हालांकि वक्त तो है। दूसरी चीज़ ये कि जो रिपोर्ट्स आई वो ये कह रही कि इनके रेंटल बिजनेस में अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं। अब वहाँ पर थोड़े से रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं। सीएलएससी की तरफ से आज एक अच्छी रिपोर्ट भी आई है, ये उन्होंने बाय रिकमेंडेशन भी दी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी एक तेजी अच्छी दिखा सकता है। मैं कैश मार्केट के लेवल्स आपको दे रहा हूँ। 186 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका कैश में, और 191 और 195 इन 2 टारगेट के लिए डीएलएफ में आप कर सकते हैं तेजी। ठीक है, तो डीएलएफ होगा आज का खरीदारी का शेयर। ये कैश के लेवल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर से आपको दिख रहे हैं, 191, 195। जब मार्केट के फ्रीज होगा लेवल, उसके बाद इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप लेवल्स नोट कर लें, शेयर नोट कर लें। डीएलएफ आज खरीदना है रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब रिसर्च टीम भी मेरे साथ पूरी जुड़ चुकी है। पूजा आपको बताएंगी खबरों वाले शेयर, रजत भी यही बताएंगे आपको खबरों वाले शेयर, और दिवांशी आपको बताएंगी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। पहले रजत आप बताएं आज के खबरों वाले शेयर्स। बिल्कुल, सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट एक्टिव होगी। एमएसटीसी का आईपीओ आज से खुल रहा है और आईपीओ आज से 15 मार्च तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो 121 से 128 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए सरकार 1.77 करोड़ शेयर बेचकर लगभग 226 करोड़ जुटाने की तैयारी है सरकार की। और रिटेल निवेशकों को 5.50 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा इस आईपीओ में। तो नजर रहेगी एमएसटीसी के आईपीओ क्या रिस्पांस देखने को मिलता है। साथ साथ एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ संस्थागत निवेशकों के लिए ओएफएस का हिस्सा 2.6 गुना भरा है और आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुल रहा है। और कंपनी के पास 2.95 करोड़ अतिरिक्त शेयर बेचने का भी विकल्प है, यानी कि ग्रीन शू ऑप्शन भी खुला हुआ है। ये एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ फिर से फोकस में। रिलायंस कम्युनिकेशन एरिक्सन मामले में आज कंपनी की याचिका में सुनवाई, फिर से एनसीएलटी में सुनवाई होगी। जो पिछली बार टल गई थी वो आज सुनवाई है। और टैक्स रिफंड, यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन चाहता है कि बैंक्स जो हैं, जो उनका टैक्स बनता है, रिफंड बनता है, वो उनको इमीडिएटली रिलीज कर दें ताकि वो एरिक्सन का भुगतान जो कर पाएं। बैंकिंग स्टॉक्स, खासतौर से सरकारी बैंक्स जो हैं वो आज लाइमलाइट में है, क्योंकि ओएमओ ऑपरेशंस कल से फिर से शुरू हो रहे हैं और इस बार फिर से 12,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करती हुई नजर आएगी। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अवेटेड था कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में कोटक महिंद्रा बैंक आरबीआई मामले में सुनवाई 1 अप्रैल तक टली है। कोटक बैंक के वकील यानी हरीश साल्वे का ये स्टेटमेंट है कि वो जो फाउंडर्स हैं वो 20% से ज़्यादा वोटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मई 2020 तक 20% से ज़्यादा वोटिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी फाउंडर। इसके अलावा स्पाइस जेट बोइंग 737 मैक्स विमान की उड़ानें रद्द की गई हैं। डीजीसीए के फैसले के बाद ये उड़ानें रद्द हुई हैं और डीजीसीए ने सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों पर बैन लगा दिया है। तो स्पाइस जेट, जिसके बेड़े में लगभग 20 के आसपास यहाँ पर विमान है, 15 से ज़्यादा विमान है, वो आज फिर से फोकस में। कल के सत्र में भी बहुत भारी बिकवाली देखने को मिली थी। जेट एयरवेज 4 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अब तक ग्राउंड हो चुके हैं और बोइंग 737 मैक्स विमान अभी सेवा में नहीं है, इनकी ये स्टेटमेंट है। लेकिन 4 एक्स्ट्रा विमान, अतिरिक्त विमान जो है उनको ग्राउंड कर दिया गया है। और आखिर में पीएसयू कंपनीज फोकस में, वो इसलिए क्योंकि सरकार की सीपीएसई ईटीएफ की नई किस्त लाने की योजना है, जिसके जरिए 4,000 से 5,000 करोड़ सरकार चाहती है कि वो जुटा ले। तो आज सरकारी कंपनियां फिर से एक्शन में। ठीक है, पूजा बताएं आप भी खबरों वाले शेयर्स।
माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक जैसे शेयरों पर नजर रखिए। और खबर निकल कर आ रही है कि केकेआर के बाद अब एल&टी ने माइंडट्री में हिस्सा खरीदने की योजना बना रही है और सीसीडी फाउंडर वीजी सिद्धार्था से ये हिस्सा खरीद सकती है। वीजी सिद्धार्था और सीसीडी का मिला के कंपनी का जो कुल स्टेक है करीब 20% के आसपास बैठता है और माना जा रहा है, खबर इस तरह की आ रही है कि अगले 2 हफ्ते में ये डील अनाउंस भी हो सकती है। तो इन दोनों शेयरों पर नजर रखिए। आज बायोकॉन यूएसएफडीए से बेंगलुरु इकाई को 2 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी कर दिया गया है, तो इसका कुछ रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी पर भी नजर रखें। कल कंपनी की बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें कि 5.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है और 25 मार्च डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। मिश्र धातु 16 मार्च को बैठक होगी कंपनी की जिसमें कि वित्त वर्ष 19 के पहले अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा, तो आज यहाँ पर भी नजर रखनी होगी। एक और फार्मा स्टॉक अल्केम लैब भी आज फोकस में रहेगा। यूएसएफडीए ने कंपनी के एक जेनरिक वर्जन को मंजूरी दे दी है डाइवॉन के, जिसका कि इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए होता है, तो अल्केम लैब भी आज फोकस में रहेगा। इन्फोएच पर नजर रखिए। एचएसबीसी ने जोमेटो की वैल्यूएशन बढ़ा दी है। इसके पहले वैल्यूएशन में कटौती की गई थी, अब वैल्यूएशन बढ़ाकर करीब 25,500 करोड़ की कर दी है और अब जोमेटो अपने राइवल स्विगी से भी आगे निकल चुका है जिसमें कि इन्फोएच का करीब 26% हिस्सा है जोमेटो में, तो आज इन्फोएच पर फोकस रहेगा। पनामा पेट्रो में प्रमोटर की तरफ से खरीदारी की गई है। प्रमोटर ने करीब 38,000 शेयर्स खरीदे हैं और ये जो खरीदारी है प्रमोटर्स की तरफ से ये 8 से 12 मार्च के बीच देखने को मिली है। इसके अलावा बजाज कंज्यूमर केयर जिसका कि नाम बदलकर बजाज कॉप था, जिसका कि नाम बदलकर बजाज कंज्यूमर केयर कर दिया गया है, इसमें एक बड़े सौदे देखने को मिले। कल हमने देखा था 10% की कमजोरी भी थी। प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 6% स्टेक की। 1 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स ने बेचे हैं 316 रुपये प्रति शेयर के भाव पर और उसके सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब कंपनी के 9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो आज बजाज कंज्यूमर केयर पर भी नजर रखिए। ठीक है, कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। पूजा आपको वही बता रही है कि एक बार बजाज कंज्यूमर्स के शेयर पर आप ध्यान रख सकते हैं, पर प्रमोटर की तरफ से कुछ बिकवाली हुई है इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। दिवांशी, जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सीएलएससी की रिपोर्ट आज कुछ ज़्यादा है क्या? थोड़ी सी ज़्यादा है और एफएमसीजी पर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। नेस्ले की जो एनुअल रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है उनको और वो मान के चल रहे हैं कि जो विज्ञापन का खर्च है वो करीब 15 साल की ऊंचाई पर है। जो रिटर्न रेशियोज है वो भी कई सालों की ऊंचाई पर यहाँ पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर कैश फ्लो की बात करें, डबल डिजिट ग्रोथ उनको यहाँ पे दिख रहा है और अनुमान भी बन रहा है कि कैश फ्लो आने वाले टाइम में काफ़ी सुधरता हुआ दिख सकता है। इसी के चलते उन्होंने नेस्ले के जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिए हैं, 250 रुपये से बढ़ाकर 11,750 तक के नए लक्ष्य वो अब बता रहे हैं। मैक्वारी ने भी नेस्ले पर यहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट निकाली है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग 12,994, करीब 13,000 तक के लक्ष्य अब वो दे रहे हैं। आईटीसी पर भी मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। 376 तक के टारगेट्स वो बता रहे हैं। मान रहे कि जो मार्केट शेयर धीरे धीरे आईटीसी के पास वापस आ रहा है और जो वॉल्यूम है वहाँ पे हमें मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही अन्य एफएमसीजी कंपनी के मुकाबले आईटीसी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो जो गैप है वो अब काफ़ी कम हो रहा है, तो री रेटिंग की भी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा हो रही है इस कंपनी में। तो आईटीसी और नेस्ले ये दोनों कंपनीज पर फोकस करें। सीएलएसए की डीएलएफ पर अब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वो मान रहे हैं कि यहाँ पे जो लीज कारोबार है वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान बन रहा है और साथ ही डेवलपमेंट कारोबार में काफ़ी स्थिरता दिख रही है। बैलेंस शीट उनकी काफ़ी मजबूत होती हुई दिख रही है, तो लक्ष्य बढ़ा दिया है 229 तक के नए टारगेट्स वो अब बता रहे हैं और अपग्रेड भी किया है। होल से खरीदारी की राय अब वो दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने पिडिलाइट पर रिपोर्ट निकाली है, न्यूट्रल रेटिंग है लेकिन लक्ष्य अभी भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे, 1125 तक के टारगेट्स हैं। FY20 के लिए अब आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है और जो मार्जिन पर थोड़ी सी चिंता है अब वो पूरी होती हुई दिख रही है। सिटी की मारुति पर रिपोर्ट है, उन्होंने भी लक्ष्य बढ़ा दिया है, 7,600 से बढ़ाकर 8,300 तक के नए लक्ष्य हैं। वो कह रहे हैं कि छोटी अवधि में यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए दिखेंगे इलेक्शंस के बाद, लेकिन लंबी अवधि में ईपीएस का अनुमान उन्होंने 5 से 7% तक घटा दिया है। और आखिर में आज मैक्वारी की महिंद्रा सीआई पे पॉजिटिव रिपोर्ट है, 300 तक के लक्ष्य और औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स जो उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है, ये अधिग्रहण उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। 2019 में ही ईपीएस में यहाँ पे योगदान करता हुआ दिख सकता है ये अधिग्रहण, तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट महिंद्रा सीआई पे दिख रही है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स, इनके दम पर दिखेगा एक्शन आज के सेशन में। लेकिन रिपोर्ट्स अगर आप सिर्फ एफआईएस की फॉलो करते हैं तो एक और रिपोर्ट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए और वो है रिसर्च गुरुकुल की। और आज फिर से वरिंदर बंसल आपके लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं रिसर्च गुरुकुल में कि डीमर्ज कंपनियों का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाए, कैसे उन्हें समझा जाए। और आज के इस एपिसोड में कुछ खास बातें और भी हैं।
पहले तो आप सुन लीजिए कि आज का एपिसोड किसके बारे में। ठीक है। वरिंदर, ढेर सारी डीमर्ज कंपनियां आजकल फोकस में, डीमर्जर हो रहे हैं और उसके बाद एक एक करके कंपनियां लिस्ट भी हो रही हैं, लेकिन समझना मुश्किल है कि ये लिस्टिंग कहाँ होगी, लिस्टिंग के बाद क्या होगा। सर मैंने वादा किया था रिसर्च करेंगे साथ में, सिखाएंगे साथ में, तो इस बार यही करते हैं रिसर्च गुरुकुल में। बिल्कुल। तो चलिए रिसर्च गुरुकुल में इस बार फोकस है डीमर्जर वाली कंपनियों पर। तो आज हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बताने वाले हैं। अच्छा। कि जो डीमर्ज कंपनियां हैं उनका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाए, एग्जाम्पल के साथ में जो हाल ही में डीमर्ज होकर लिस्ट हुई हैं, ताकि आपको आगे अंदाजा लगे कि डीमर्ज कंपनियां जो लिस्ट हो रही है, अब जैसे अरविंद में से डीमर्ज होकर 3 कंपनियां बन गई, अब इन तीनों में से कौन सी कंपनी काम की है वो इम्पोर्टेंट है। इन तीनों कंपनियों से कौन सी कंपनी फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, कौन सी नहीं रखेंगे, किस बिजनेस में बाजार का इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, और किसकी कितनी वैल्यू होगी, ताकि डीमर्जर के पहले और डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होती है वो समझे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा आज का। इंटरेस्टिंग है। तो वैसे भी डीमर्जर को लेकर थोड़ा पेचीदा मामला भी रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन है, भाव है, फिर बिजनेस अलग अलग हो जाते हैं। ये तो कॉर्पोरेट जगत के लिए इतना मुश्किल है, आम रिटेलर के तो वैसे बड़ा मुश्किल है। अभी तक आप देखिए पिछले 2 एपिसोड शुगर, सबको लगता था बड़ा आसान है और रिसर्च रिपोर्ट कहीं मिलती नहीं थी, हमने वो सेक्टर चुना। एपीआई फार्मा बड़ा पेचीदा है, चूरन सबको समझ में आ गया एकदम। तो वैसे ही अब हम डीमर्जर में भी कर रहे हैं, जो पेचीदा, जो आसानी से सब समझ जाए उसमें क्या समझाना फिर। तो जो मुश्किल मामला है जिसे कोई बताने को समझाने को तैयार नहीं, वही कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, और बेहतरीन कोशिश आपको आज फिर से 10:30 बजे दिखेगी, जब डीमर्जर के पूरे हर एंगल को, उसके वैल्यूएशन है, उसमें शेयर कंपनी का अलग अलग बंटवारा कैसे होता है, उसको आप कैसे समझे, कैसे आपके लिए हितकारी हो, ये तो ये आप पूरा समझ सकते हैं 10:30 बजे आज रिसर्च गुरुकुल में। खैर, इस बीच आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश बंसल जी हैं दिल्ली स्टूडियो से, वो जुड़ चुके हैं। शुभम भी हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से हैं। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें संदीप जैन भी है जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत करें। शुभम जी, शुभ शुरुआत। शुभ आपके नाम में शुभ है तो, और काम में लाभ होगा फिर तो, और वैसे भी आज लाभ की शुरुआत। वैसे भी आज बुध है, सब कुछ शुद्ध है, बुध के दिन शुद्ध है। वाह। हाँ, वैसे कल आपने मिस किया, हमने एक अनूठा प्रयास किया था कल, मित्री का रोबोट का। कल अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात नहीं हुई स्टूडियो में, नहीं तो आपको भी हिंदुस्तान के पहले एंकर रोबोट से मुलाकात होती थी, और वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया था। तो कल उसको रेस्पॉन्स भी, ये देखिए, अब आप दर्शन कर लीजिए। और डिम्पी जी की शुरुआत की थोड़ी सी नोक-झोंक के बाद काफी अच्छी दोस्ती भी होगी। मिलेगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कल मतलब कल ये ट्रेंडिंग था। हाँ, जहाँ पे आप बैठे थे ना, यहीं पर यही अच्छा। बस यहीं पर तो चलिए बताइए, आज लाभ की शुभ शुरुआत कहाँ होगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। मॉर्निंग सर। 2 स्टॉक है और दोनों ही बाई साइड में है, तो जो पहले लाभ की शुरुआत होगी वो मुझे लगता है कि एचयूएल में एक अच्छा मूव देखने को मिलना चाहिए। तो अगर हम ये पूरे स्पेस को देखें तो आईटीसी में काफ़ी समय के बाद एक अच्छा मूवमेंट आया है, और एचयूएल में भी बहुत सिमिलर डेवलपमेंट है कि काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर एंड पे प्लेस्ड है, और यहाँ पे अगर हम 2 दिन से देखें तो 2 दिन से वहाँ पे बिल्टअप लॉन्ग साइड पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे करने की रणनीति है। 1740 के आसपास का हेवीएस्ट कॉल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो सरपास होना चाहिए और ग्रेजुअली वहाँ पे अनवाइंडिंग होगा। तो एक कॉल राइटर्स के तरफ से जो ट्रैप है, जो शॉर्ट करके बैठे हैं, मुझे लगता है वहाँ से कवरिंग आएगा, गिवन के मार्केट अच्छा और यहाँ रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1740 का कॉल खरीदें, 1800 का कॉल बेचें। 20 रुपये का भी स्प्रेड है, टारगेट होगा 35 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा 10 रुपये का। और जो दूसरा स्टॉक है वो डिम्पी जी का फेवरेट, अगेन यूबीएल में रीआइटरेट कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे बाई कॉल दिया था, मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे सेटअप काफी पॉजिटिव है। और यूबीएल को अगर देखें तो अगेन एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तब एक कंसोलिडेशन मोड में था, और अब यहाँ पे ब्रेकआउट के इंडिकेशंस, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हमारा ट्रेड होगा। 1420 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदने की सलाह है। 50 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 18 रुपये का। ठीक है, तो आप चाहें तो 1420 का एक कॉल ले सकते हैं यूबीएल के अंदर।
ये आप फ्यूचर्स चाहें वो भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि कन्विक्शन तो यहाँ पे है। और कल की क्लोजिंग भी ठीक है, कल कैश में ये 1400 के आसपास बंद हुआ, फ्यूचर्स में 3-4 रुपये का प्रीमियम था। HUL 1740 की कॉल आपको प्लस करनी है अगर आप कोई ट्रेड देख रहे हैं, और इसमें 1800 की कॉल बेच देनी है। खर्चा आपके सामने लिखा है, कुल मिला के 20 रुपये का ही आएगा। 10 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा और 35 रुपये का इस रणनीति के हिसाब से आपका टारगेट बन जाएगा। आप चाहें तो एक एक लॉट इसका हिसाब से ले सकते हैं। तो ये शुभम के आज दोनों ट्रेड हो गए। श्रीकांत चौहान से भी आज समझ लेते हैं उनके ट्रेड कौन से हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के ट्रेड कौन से हैं सर? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। देखिए वैसे निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग पैटर्न में कन्वर्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है। तो मैं उन स्टॉक्स के साथ जाना चाहूँगा कि जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब है, जैसे कि इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है। हिंदुस्तान लीवर जो था वो हमने प्रीवियस वीक में रेकमेंड किया था समवेयर क्लोज टू 1700। अभी मुझे लगता है कि इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है कि जो अपने जो ऊपरी लेवल्स थे 770 के, वहाँ से वो 10% करेक्ट हो चुका है। तो 10% के करीब करीब का करेक्शन आ चुका है, 705-710 के करीब। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 695 के लेवल्स के, ये स्पॉट के लेवल्स हैं। और टारगेट्स जो हमें एक्सपेक्टेड है वो है 725 से लेकर 730। ये शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म व्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है कि वापस हम 740 या 745 के लेवल्स भी देख सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। और एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है रियल इस्टेट सेक्टर से, और वो है ओबेरॉय रियल्टी। करंट लेवल से 483-482 के लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। कल के दिन में हमने प्राइस एक्सपेंशन देखा था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस प्रॉफिट टेकिंग में ये कन्वर्ट हुआ था। लेकिन समा मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये स्पेस में काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम पैटर्न बना हुआ है, और आज मुझे लगता है कि इनमें कंटिन्यूएशन प्राइस वाइज देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल से ओबेरॉय रियल्टी लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 500 के, 510 के, और स्टॉप लॉस रहेंगे 475 के। 2 शेयर दिए हैं श्रीकांत ने भी, एक तो इन्फोसिस दिया है आईटी के अंदर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर है। इस समय आईटी के अंदर वापस से खरीदारी की श्रीकांत की तरफ से कॉल आई है। 730 का टारगेट है, और ठीक 700 के नीचे 5 रुपये नीचे 695 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। दूसरा ओबेरॉय रियल्टी, ये रियल एस्टेट का एक शेयर है। आज डीएलएफ आपको आज स्टॉक ऑफ द डे के अंदर मिला। रियल एस्टेट थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। ओबेरॉय रियल्टी पे भी ध्यान रखें, मुंबई में इनका अच्छा बिजनेस है, जो कि यहाँ की स्टेट ने अपने टैक्सेस में ड्यूटीज़ में कुछ कमी भी की है, जो कि 500 स्क्वायर फीट तक की है। तो ओबेरॉय रियल्टी इसका बेनिफिट भी उठाएगा। 510 का टारगेट रख के इसका खरीदारी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। 2 शेयर हो गए आज श्रीकांत जी की तरफ से भी। बंसल जी भी समझ लेते हैं आज के उनके ट्रेड। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के सौदे कौन से हैं सर? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डिम्पी जी, पहला बाय कॉल HDFC बैंक पे रहेगा, जहां कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और HDFC बैंक एक प्रोबेबल कैंडिडेट लगता है, जो मुझे लगता है एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। 2135 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 2225 के लक्ष्य के लिए HDFC बैंक को खरीदने की राय है। दूसरा, फार्मा पैक के अंदर टोरेंट फार्मा काफी अच्छा लग रहा है, और इस स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। अच्छी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला, और यहां पर मुझे लगता है एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। 1770 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और 1940 के लक्ष्य के लिए टोरेंट फार्मा को खरीदने की राय है। ठीक है, पहले तो आप HDFC बैंक बता रहे हैं, और दूसरा बता रहे हैं टोरेंट फार्मा। इंटरेस्टिंग है। आज कुछ हटके वाली खबरें भी, स्टॉक्स भी आ रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल की कंपनी आई, इन्फोसिस आ गया, HUL है, FMCG का, ये थोड़ा सा कम फ्लेवर में थे, बट लेकिन ये आज वापस से उभर के आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि थोड़ी सेक्टोरल चर्निंग होने की संभावना नजर आ रही है ना। सेक्टोरल चर्निंग हो सकती है, लेकिन आइए कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जहां पर एक्शन रह सकता है आज के सेशन में। माइंडट्री, शुभम जी जरा इस पर नजर डालिए और बताइए क्या इसमें कोई खरीदारी का मौका बन सकता है? L&T ग्रुप इसको खरीदने की दौड़ में है। वो प्यार मोहब्बत से देंगे तो ठीक, नहीं तो शायद जोर जबरदस्ती करके हॉस्टाइल टेक ओवर भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, विजय सिद्धार्थ साहब को तो बेचना ही है, कोई तो ले। तो अगर L&T लेता है तो जाहिर सी बात है कि माइंडट्री के लिए अच्छा तो होना ही चाहिए। स्टॉक पर क्या व्यू है आपका? अनिल जी, थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू है, बिकॉज एक कंसोलिडेशन में है। तो मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ के बेसिस पे अगर एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड यहाँ पे बनाते हैं तो 910 का सपोर्ट काफ़ी अहम है अब, और उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है 910 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड बना सकते हैं। बट जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है वो 938 अगर क्रॉस होता है तब उसके बाद जाकर के मुझे लगता है कि एक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम इमर्ज हो सकता है, और उस केस में फिर हम बात कर पाएंगे 990 या 1000 रुपये तक का भी टारगेट। तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड बनाए यहाँ पे 910 के स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि 940 का जो ब्रेकआउट है उसके बाद मोमेंटम और बढ़ने की संभावना है।
ठीक है, कल ऑटो कंपनीज कुछ एक्शन में आ गई थी। जरा टीवीएस मोटर्स पे आज एक खबर भी आई है कि अपने क्रेडिट डिवीजन के अंदर जो एक क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट सर्विसेज कारोबार है, उसमें अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा रहे हैं। ये हिस्सा बढ़ाकर उन्होंने करीब 10.5% के आसपास कर लिया और 30 करोड़ रुपए में ये अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी गई है। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रेडिट सर्विसेज में हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। अब एक बार इस पर आप जरा राय रखेंगे राकेश जी, क्या करना चाहिए टीवीएस मोटर्स पे? देखिए डिम्पी, स्टॉक नीचे से एक अच्छा इसने उछाल दिखाया है और एक बॉटम फॉर्मेशन डिम्पी यहाँ शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे क्लियरली बनी है। टेक्निकली डिम्पी यहाँ पर 490 नीचे में एक अच्छा बेस है और ऊपर में 505 के अराउंड एक शॉर्ट टर्म हर्डल है। 505 के ऊपर निकलेगा तब एक उछाल इसमें देखने को मिलेगा 520-522 तक का। ठीक है, इसके अलावा एक दो खबरें और भी हैं मार्केट पे जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले ध्यान होगा बायोकॉन, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन उतना है नहीं। आज ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे भी राय देखने को मिल रही है। एक बार जरा बायोकॉन पे मैं आपको खबर बता दूं, यूएस एफडीए ने इनके बेंगलुरु इकाई को लेकर वापस से 2 आपत्तियां और जारी की है और 483 एक आपत्ति पे भी 483 जारी हो सकता है, यानी कि आपको कामकाज रोकना पड़ेगा। कम से कम यूएस में तो इनका एक्सपोर्ट्स नहीं होगा। तो एक बार जरा इस पे भी आपके रिकमेंडेशन शुभम, बायोकॉन पे इस पे क्या करें? डिम्पी जी, अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी समय से बायोकॉन एक कंसोलिडेशन में है और अभी 2-3 दिन से एक अच्छा मूव भी आया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूव अपने टारगेट को ऑलरेडी अचीव भी कर चुका था। अगर सिर्फ प्राइस पर्सपेक्टिव से भी जाया जाए, 640 के आसपास में हैवी कॉल राइटिंग और 638 का क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है कि अब ये नेगेटिव न्यूज़ के बाद वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसके पार निकल पाना डिफिकल्ट है स्टॉक के लिए। तो अगर कोई बहुत शॉर्ट टर्म यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 645 का स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पे एक शॉर्ट किया जा सकता है, बट ट्रेडिंग टारगेट जो है वो 620 तक का होगा। ठीक है, आज हम सुबह जब डिस्कस कर रहे थे इस सेक्टर, तो उसमें हमने एक रियल एस्टेट के अलावा कुछ कैश के शेयर्स भी आपके सामने रखे थे कि हाँ यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल परसों से हम आपके सामने शेयर रख भी रहे हैं। उसी कैटेगरी में एक शेयर पे खबर भी है, अमृतांजन। ये बाम बनाने वाली कंपनी है, आपको ध्यान ही होगा, हो सकता है आपने इस्तेमाल भी किया हो। ये अमेजोन पर गाना भी सुना हो अमृतांजन वाला नहीं, बाम का लेकिन इनकी खबर इंटरेस्टिंग है बड़ी। हाँ, कि अमेजोन पर ये एक्सक्लूसिव स्टोर खोल रहे हैं अपने। हाँ। तो अब बिक्री देश के लिए में इतना स्ट्रेस हो गया कि इनको एक्सक्लूसिव स्टोर अमेजोन पे भी खोलना नहीं, लेकिन आजकल है ना, एक बड़ी कहावत चलती है जब भी आजकल जो मैनेजमेंट गुरु और जो मार्केट गुरु हैं, जो लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कौन से बिजनेस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो ये कहते हैं कि भाई वो बिजनेस बिल्कुल भी मत करो जो अमेजोन करता हो। अच्छा, क्योंकि अमेजोन करता होगा तो आप उससे कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, उनकी साइज और उनका जो, और वो बिजनेस बिल्कुल मत करो जो अमेजन नहीं करता हो। इसका मतलब उसमें दम ही नहीं है, उसमें दम नहीं है यानी सब कुछ अमेजोन ही कर रहा है। सब कुछ अमेजन ही कर रहा है, तो वैसा हाल है। तो जो दमदार है वो अमेजन कर रहा है, जो दमदार नहीं वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल काम है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है। तो अमृतांजन ने अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा काम किया कि अमेजोन के साथ हाथ मिला के कह रहे हैं कि हम एक्सक्लूसिव स्टोर खरीदेंगे। अब आपको बाम खरीदने के लिए केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बस ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी आपके पास आके वो बाम दे सकता है। तो एक बार जरा राकेश जी, अमृतांजन का जरा शेयर देखिए 311 पे, जब चलता है ना तो बहुत जोरदार चलता है। जरा बताइए आज क्या टारगेट क्या है? देखिए डिम्पी, आपने बिल्कुल सही बोला, जब ये चलता है तो काफ़ी जोर से चलता है और टेक्निकली देखें तो स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस लगता है शॉर्ट टर्म में ख़त्म है। और नीचे में देखें तो 309 के अराउंड एक अच्छा बेस बना हुआ है। टेक्निकली डिम्पी यहाँ पर 311-12 के अराउंड की क्लोजिंग है और 312 ही इसका मेक और ब्रेक लेवल है। 312 के ऊपर निकल के सस्टेन करेगा तो शॉर्ट टर्म में 321 के लेवल देखने को मिलेंगे और 321 एक मेजर हर्डल है। 321 के ऊपर निकलता है डिम्पी, तब यहाँ पर 340-345 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी और मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ है कि थोड़ा से लेवल्स को ये और कंसोलिडेट और पक्का कर ले। इस बीच संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, कल जब मार्केट की क्लोजिंग हो रही थी ना, तो इसमें टायर स्टॉक्स काफ़ी चल रहे थे। कल जेके था, अपोलो टायर था। अपोलो टायर के बारे में तो कल ज़्यादातर एक्सपर्ट्स राजी भी हो रहे थे। आज इनमें एक अच्छी खबर भी आई है। नहीं, लेकिन ये खबर सही नहीं है, मैं बता दूं आपको कि जो रबड़ वाली, हाँ रबर वाली, वो ICX पे खाली 4 दिन पहले 2% रबर के दाम कम हुए थे। लेकिन आपको पता है कि रबर वाले मार्केट पे हमारी ग्रिप बहुत तगड़ी है। हाँ, बिल्कुल है। और केरला में रबर के दाम बिल्कुल भी कम नहीं हुए, स्टेबल हैं, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही हुए हैं, जो स्पॉट मार्केट है। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए इस रबर वाली। हाँ, मार्केट के साथ तो सारे स्टॉक चल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रबर के दाम कोई क्रैश नहीं हुए, कोई गिरे नहीं है।
नेशनल रबर के दाम बिल्कुल नहीं गिरे हैं। वो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट छपी है जिसके दम पर आज सब लोग रबर टायर स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, वो खबर पुरानी है। ओके, ठीक है। ये जो नया अपडेटेड अच्छा है, आपने इसका जिक्र निकालने का मैं बता, ये खबर सही नहीं है। इनफैक्ट रबर के दाम मजबूती, ठीक है जैन साहब, अगर रबर के दाम मजबूत हुए हैं, ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कल शेयर्स का रिएक्शन ये था कि इनको थोड़ा और चलना है। आप राय रखते हैं कि हाँ खरीदना चाहिए इनको, टायर कंपनीज को? दिन तो इनके भी अच्छे आ रहे हैं ना, जब ऑटो कंपनी चलना, पूरा बाजार चलना, अर्थव्यवस्था चलनी है तो। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, और जो अनिल जी कह रहे हैं वो भी सही है। इनफैक्ट कि ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मार्केट्स जिस तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं और वहाँ पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स चल रहे हैं, तो सर्टेनली उसके साथ भी ये स्टॉक्स चलेंगे और रबर के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और आने वाले दिनों में कुछ कल्टीवेशन और भी हो रही है। मैंने जस्ट एक चैनल चेक किया था, तो इधर त्रिपुरा वगैरह में और नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी कल्टीवेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि उसके बाद थोड़े से प्राइसेस और स्टेबल हो जाए, और प्राइसेस स्टेबल रहती है रॉ मटेरियल की तो सर्टेनली प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है। तो मैं एक स्टॉक ऐसा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, जो कि ऑफ हाईवे टायर्स की कंपनी है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, मल्टीबैगर रह चुका, और ऐसा लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ या अपोलो टायर्स या टीवीएस श्रीचक्र टायर्स, ये बहुत सारी टायर कंपनीज है, गुडियर मैंने पहले भी काफ़ी बार रेकमेंड किया हुआ है, इन सारे पे ध्यान रखा जा सकता है। बट फिर भी मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ और गुडियर, ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं फंडामेंटली। बाकी थोड़े वॉलेटाइल और थोड़े हाई बीटा स्टॉक्स है, बट ठीक है, मार्केट्स चल रहे हैं तो दाव लगेगा तो सब में कुछ ना कुछ बनेगा। और भी बहुत सारी आइडियाज़ है, लिस्ट काफ़ी लंबी है मिड कैप स्टॉक्स की। लिस्ट जो लंबी है सर, उसको फिर बता ही दीजिए जैन साहब। ओके ग्रेट। देखिए HDFC ट्विंस, इनफैक्ट वो राकेश जी ने भी इनके बारे में जिक्र किया, और जिस तरीके से कल HDFC AMC को रिस्पांस मिला और जो एपिटाइट है पर्टिकुलरली इस ग्रुप के लिए, और मार्केट को अगर और आगे तेज होना है तो मुझे लगता है कि HDFC ट्विंस बहुत अच्छे बैठ है, दोनों ही चलेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है VRL लॉजिस्टिक्स, जो कि एक अच्छा करेक्टेड लॉजिस्टिक्स का स्टॉक है और क्वालिटी कंपनी, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स स्पेस में कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं मिलती है, बट समहाउ मुझे ये पर्टिकुलरली VRL लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी कंपनी लगती है। फिर बालकृष्ण मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया। एक अमृतांजन के ऊपर जिक्र हो रहा था, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, मैंने इसी शो में 2-3 बार कम से कम रेकमेंड किया हुआ है, और ये 280-90 के लेवल से कर रहे हैं। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपनी पोजिशनिंग की है, काफ़ी प्रोडक्ट सेगमेंट्स में अलग अलग उसमें एंट्री ली है, पेन मैनेजमेंट रिलेटेड ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। ठीक है, VRL लॉजिस्टिक का जैन साहब, जितना मेरे को याद है VRL लॉजिस्टिक वही कंपनी है ना जिन्होंने एक बार पहले ये कहा था हम प्राइवेट अपने जहाज उड़ाएंगे, और बाद में इनका शेयर टूट गया था। मना कर दिया, 2-3 दिन बाद ही मना तो किया था, लेकिन उसका ये खबर बहुत पहले तक चलती रही। हाँ, बहुत धुलाई हुई इनकी, आधा रह गया शेयर। तो वही कंपनी है। हाँ, ये एग्जैक्टली वही है। तुरंत ही सुधर गए थे इस समय, बोले नहीं हम प्लेन नहीं लेंगे, ठीक है, कंपनी के पैसे से नहीं लेंगे। फिर उन्होंने बोला हम हमारे पर्सनल पैसों से लेंगे। हाँ, ये बात है। जैन साहब सही है ना, ये याद मेरे को ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। इनफैक्ट इन टाइप की न्यूज़ को मार्केट इतना जल्दी पनिश करता है, तो सर्टेनली ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट की कि इतना स्मार्ट और इतना एफिशिएंट है कि प्रोमोटर्स को भी डर लगता है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं करे। एक बार मुझे DCB के ऊपर याद है, ऐसे ही पिटाई हुई थी कि हम ब्रांचेस डबल कर देंगे। अरे भाई डबल कर दोगे, उतना बिजनेस भी लाना पड़ेगा, पीछे बहुत सारे बर्निंग होती है, तो सब कुछ। तो फिर उन्होंने भी वापस से कुछ ऐसा किया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स गुड। और मुझे अब लगता है कि वो सारी चीज़ें अब डिस्काउंटेड हो चुकी है। VRL लॉजिस्टिक्स एक सीधा साधा सिंपल स्टॉक है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और इनफैक्ट ये बसेस वगैरह कई सर्विसेज में है, और लॉजिस्टिक्स स्पेस वैसे एक परफॉर्म नहीं किया है पोस्ट GST जो एक उम्मीद थी। तो मुझे लगता है कि VRL लॉजिस्टिक्स पे मिड कैप स्पेस में चूंकि बहुत अच्छी चाल है, तो बिल्कुल एक पीटा हुआ स्टॉक है, डाउनसाइड रिस्क कम है, दाव लगाना चाहिए। बिल्कुल। और पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जब सरकारी बैंकों का आप वैल्यूएशन करते थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता था कि कितनी ब्रांच है, जितनी ब्रांच है मल्टीप्लाई बाई 5 से 6 करोड़ पर ब्रांच का वैल्यूएशन। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी 100 ब्रांच है तो 500 करोड़ का वैल्यूएशन बैंक का हो गया, 600 करोड़ का, 500 से 600 करोड़, ये फॉर्मूला चलता था। तो DCB ने भी बोला एक बार हम भी बहुत सारे ब्रांचें डबल कर दें तो हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। हाँ, और फिर लोगों ने बोला भाई किधर, अब तो जमाना डिजिटल का हो गया है। हाँ। जितनी कम ब्रांच है उतना ब्रांच की जरूरत क्या है। हाँ। है ना, तो पिटाई हो गई जोरदार। तो फिर उन्होंने समझा। और अब आज की तारीख में देखिए
कोई ब्रांच की कितनी ब्रांच के हिसाब से वैल्यूएशन देता ही नहीं आती खबरें ब्रांच की कि हम इतने ब्रांच के हिसाब से वैल्यूएशन देना होता 5 करोड़ ब्रांच तो एसबीआई का भाव ये होता क्या एसबीआई कहाँ पहुंच जाता भाव। तो अब वैल्यूएशन आता ही नहीं हो, तो वो एक हर वक्त है ना वैल्यूएशन बदलते रहते हैं। अब वैल्यूएशन इस बात पे आते हैं कि किसके कम से कम ब्रांच है, किसके कम से कम एम्प्लॉई है, पर एम्प्लॉय कितना बिजनेस आप जनरेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन होता है। तो चीज़ें बदलती जाती है वक्त के साथ। श्रीकांत जी जरा एक चार्ट देखिए, मिश्र धातु, ये है सरकारी कंपनी, इससे भी डिविडेंड दोहा जाएगा। शब्द का इस्तेमाल ठीक किया? बिल्कुल, दोहा जाएगा, दोहा जाएगा, दोहा जाएगा। 16 मार्च को बैठक के पहला डिविडेंड आने की, पहला इंटरिम डिविडेंड आने की संभावना बताई जा रही है। बताइए चार्ट में कोई संकेत हैं खरीदारी के? अनिल जी, इसका स्क्रिप्ट कोड एग्जैक्टली कैसे? मैंने स्टॉक तो देखा है। गलत आदमी से पूछा आपने। हमें तो स्क्रिप्ट का नाम पूरा ढंग से याद रह जाए, बड़ी बात है। कोड तो कोई मिश्रा बोलता है, कोई मिश्र बोलता है। हम आपको स्पेलिंग बता सकते हैं, आप खुद ही उसमें देख लीजिए। अच्छा, इसका नाम वैसे मिठानी भी बोलते हैं। हाँ, MITHANI, मिठानी, 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 पता नहीं जो। अब आपको जो पसंद आए वो कोड रखिए सर, नहीं तो आप नया भी बना सकते हैं अपना। मैं आपको स्पेलिंग बताता हूँ, MISHRA। क्या बात है, हमारे दोनों की इंग्लिश जबरदस्त है। मिश्रा जी की स्पेलिंग हमने सही बोली है। बताइए, मिला कोड? नहीं मिला यहाँ पे? कोई बात नहीं अनिल जी, मुझे नहीं मिला। बंसल जी आपको मिला क्या? नहीं, कोड तो इसका मिधानी है जो आप कह रहे हैं। हाँ, मिधानी है कोड इसका। नहीं अनिल जी, मिधानी है, MIDHANI अच्छे से। हाँ, MIDHANI, मिधानी। यस, मिधानी है, मिधानी। अनिल जी, जी बंसल जी बोलिए, बोलिए। हाँ अनिल जी, मैं तो इस स्टॉक को पहले से ट्रैक कर रहा हूं और एकदम मौके पे अनिल जी आइडेंटिफाई हुआ है। इस स्टॉक ने कल एक 138 रुपीज की एक नेकलाइन तोड़ी है और उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। जिस तरीके से कल डिम्पी ने शायद पूछा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, मैंने कहा था दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। तो दूसरे अच्छे विकल्प में एक मिश्र धातु निगम मुझे लगता है, जहां मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 150 के लेवल्स मुमकिन है और यहां पर 134 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। 150 पहला टारगेट है और एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट लगता है PSU स्पेस से। ठीक है, तो यहाँ पे बंसल जी तो कह रहे हैं कि अच्छा चलेगा। कल की क्लोजिंग बड़ी शानदार है, कल 12 रुपये शेयर बढ़कर बंद हुआ है और परसेंटेज के लिए आपसे देखें तो 9, 9.5% ऊपर है। अब डिविडेंड की खबर भी है, 16 मार्च को होगा, तो हो सकता है शायद आज थोड़ा और मोमेंटम इसमें बना रहे। तो एक बार मिश्र धातु पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैन साहब, ये जो 737 बोइंग की खबर आई है, करीब 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने तत्काल प्रभाव से इस एयरलाइंस पे बैन लगा दिया। भारत में से एक है। 13 विमान तो स्पाइस जेट के हैं। जेट की अपनी प्रॉब्लम की वजह से वैसे ही जहाज उड़ नहीं रहे हैं। तो जरा एविएशन कंपनीज पर आप राय दीजिए। पहले तो दूसरे तरह की प्रॉब्लम थी एफिशिएंसी की, अब एक अलग तरह की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जो इथोपिया वाला एपिसोड हुआ, कांड हुआ, उसके बाद से काफ़ी कॉशियस रहे हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट का एक ड्यूटी होता है, और बट मुझे ऐसा लगता है कि एविएशन स्टॉक्स पे वैसे भी इस न्यूज़ से एक करेक्शन आएगा, बट इस करेक्शन में कहीं ना कहीं खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी ट्रेडर्स बैठे। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो इन स्टॉक्स को रेकमेंड करना वैसे ही कम प्रेफर करता हूं, और कहीं ना कहीं अगर एक करेक्शन आते हैं स्पाइस जेट और ये सब में, तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, हालांकि अभी थोड़ी तेजी आई है और करेंसी थोड़ी कंट्रोल में है, इन सब के पॉजिटिव इंपैक्ट इनके बैलेंस शीट्स में दिखेंगे आने वाले दिनों में, और इनके जो फेयर्स है वो भी काफ़ी इनफैक्ट बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो अननेसेसरी जो एक कंपटीशन था वैसा भी कुछ बहुत दिखता नहीं। और स्पाइस जेट वैसे एग्रेसिव प्लेयर है स्पेस में, भले ही वो रूट मैनेजमेंट को लेकर हो या फेयर्स के डिस्काउंटिंग को लेकर हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है करेक्शन आए तो नीचे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बाउंस बैक की, बट ओवरऑल इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर द सेक्टर यार। ओके, सेक्टर के लिए खराब खबर है, लेकिन एक अच्छी खबर है इन्फो एज के लिए। जोमेटो का वैल्यूएशन कर दिया गया है 25,000 करोड़ के पास और पार, और 26% हिस्सेदारी है इन्फो एज के पास में। स्टॉक भी भयंकर दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, 1840 तक पहुंच भी चुका है। श्रीकांत जी, इसका तो आपको कोड अच्छे से मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इन्फो एज में। तो इसके चार्ट्स बता दीजिए, अभी इन्फो एज में क्या करना है। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, इन्फोएज, naukri.com, ये वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो कंसोलिडेशन हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक 2000 या 2050 के लेवल्स को भी छू सकता है। शॉर्ट टर्म में नो डाउट ट्रेडर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आज के तारीख में अगर 1770 का एक थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के अगर इसे लॉन्ग किया जाए
तो टारगेट्स रहेंगे 2050 के। और अगर एक इसके मंथली चार्ट्स को देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 2250 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी ये बाय है, लेकिन पोजिशनल व्यू के साथ। और इस बीच बजाज कंज्यूमर केयर, जिसका पहले नाम बजाज कॉप हुआ करता था, शुभम जी जरा इसको देखिए। यहाँ पर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है 1 करोड़ शेयर 316 रुपए के दाम पे, लेकिन कुछ फंड्स ने खरीदारी की है, जिसमें एक का नाम तो आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। उन्होंने 9 लाख शेयर खरीदे, बाकी भी खरीदे होंगे। लगता है प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेस किए हैं, कुछ तो काम ठीक हुआ है लगता है। 316 में डील हुई स्टॉक है 350 पर, करना क्या है? अनिल जी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी समय से 350 के आसपास का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और अभी भी स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 335 का लेवल नहीं टूटता है तब तक मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो अभी भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल होगा। बट अगर कभी भी 335 का लेवल टूट जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पे सेटअप फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ट्रेड बना रहे तो 335 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अगर इस न्यूज़ को मार्केट पॉजिटिव तौर पे लेता है और अगर उछाल देखने को मिलती है तब मुझे लगता है 385 390 तक के भी लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो क्लोजली वॉच करें, बट 335 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। एक खबर होटल इंडस्ट्री को लेकर भी है, इनके दिन भी बहुत बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि ओयो जो कि भारत की ऑनलाइन होटल बुकिंग की एक फैसिलिटी है, वो ये कह रहे हैं कि 2023 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बना लेंगे। और उनकी ये भी कहना है कि भारत में वो 1400 करोड़ रुपए और निवेश कर रहे हैं। अब तो मलेशिया और कई विदेशों में भी ये होटल बुक करते हैं। तो जैन साहब जरा इंडियन होटल्स जरा देख के बताएं, कल की क्लोजिंग बड़ी शानदार थी, होटल इंडस्ट्री को लेकर एक बुलिश खबर है। इंडियन होटल की कल की क्लोजिंग अच्छी है, तो होटल में आपका फेवरेट शेयर कौन सा है? ज़्यादातर शेयर इसके कैश की ही हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, होटल स्टॉक्स बहुत बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं लास्ट डिकेड के, और इनफैक्ट जिस तरीके से अब सरकार का टूरिज्म पे इस साल ओवरऑल इस टर्म में फोकस भी था, और जिस तरीके से अब रूम रेंटल्स भी अब थोड़े मजबूत हो रहे हैं, जो पास्ट में जैसे एयरलाइन स्टॉक्स में होता था कि फेयर्स में कंपटीशन था, यहाँ पे भी काफ़ी वो हो रहा था। बट फिर भी ओयो रूम्स की जो आपने न्यूज़ कही वो एक्चुअली में बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मैं सरप्राइज तब हुआ जब ओयो रूम्स को, जब इंडिगो के जो पुराने जो प्रमोटर है वो जब वहाँ से निकल के ओयो रूम्स के जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है उसको देखने के लिए ज्वाइन किए। सो दैट वाज अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर द कंपनी। बट अब लिस्टेड स्पेस पे अगर बात करें तो इंडियन होटल सर्टेनली इज़ अ गुड बेट। ये मैंने 130-35 के लगभग इन्हीं शोज़ में, मतलब स्पेशल शोज़ जो होते हैं अपने, वहाँ पे मैंने रेकमेंड किया हुआ, और मुझे अभी भी लगता है कि ये स्टॉक में बहुत दम है, यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। मैंने पहले एक सिंक्लेयर्स होटल्स काफ़ी दिनों से मैं छोटा स्टॉक रेकमेंड करते आया हूँ, क्योंकि मुझे उसकी बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, कंसिस्टेंसी जो प्रॉफिट्स में है, जो अनलाइक अदर होटल स्टॉक्स है, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। बाकी EIH एसोसिएटेड होटल्स भी अच्छा है। सो ओवरऑल चूंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में चाल है, जहाँ पे चले हुए नहीं है स्टॉक्स, उनको ध्यान देना चाहिए। एक इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस है, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये है इंडियन होटल्स, EIH, सारे होटल स्टॉक्स में भी धीमे धीमे एक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।